अंशुमर्दन थोड़े से और दूर हैं, किरण टकरा रही, और ये जो है जिसमें पर्याप्त दूरी होती है वो अपसव्य कहलाता है। और इनमें ज्यादा घातक कौन सा होगा, कौन सा ग्रह युद्ध पृथ्वी पर अधिक हलचल मचाएगा चारों में से? भेद। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टक्कर हो रही है वो यही हो रही है, ये अपसव्य सबसे कम करेगा। तो एक जो हमारी ग्रह युद्ध की जो बात थी वो रही, क्योंकि ग्रह युद्ध क्या होता है इसको देखे बिना आप लोग आगे बढ़ते हुए सुनते रहते हैं हम कि होता है पंचांग में लिखा है, लेकिन क्या होता है कैसे होता है, तो एक छोटी सी चर्चा इसकी की। दूसरी बात आती है ग्रहों के वक्री होने को लेकर। ये तारा ग्रह जब वक्री होते हैं उस समय भी उनको चेष्टावली कहा जाता है, क्योंकि वहां भी ये माना जा रहा है कि ग्रह वक्री हो रहा है तो उसके कुछ प्रयास से कर रहा है, कुछ एफर्ट कर रहा है। अब वो किस प्रकार से बात आती है, क्या वास्तव में उल्टे चलने लगते हैं अंतरिक्ष में ग्रह? नहीं बाबा दो का भी देना है, एक ही अपने को ऐसे लगता है ऐसे होगा। वो ग्रह तो एक्चुअल उनकी दिशा में ही रहते हैं, अब पृथ्वी अपनी घूमती है ना। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी नहीं सुन सकते हैं ना सर की आवाज नहीं आ रही। सर लेफ्ट हो चुके हैं, ऐसा दिख नहीं रहे यहाँ पे। जी हरिओम। हाँ जी, आज भी मौसम वैसे ही हो रहा है ना, तो अब लेकिन कल भी छूट गई। प्रयास तो करते हैं, जब नहीं होगा तो मैं चर्चा कर रहा था ग्रहों के वक्रत्व को लेकर के, और एक प्रश्न था मेरा कि जो ग्रह वक्री कहे जाते हैं, आकाश में ग्रह अपनी कक्षा में उल्टे चलते हैं उस समय जब वो वक्री होते हैं? कोई बता पाएगा या अनुमान लगा के आप सर? नहीं सर, भी नहीं चलते। वो जो है उनकी गति धीमी होती है तो वो लगता है उसमें क्या होता होगा, कुछ आपने कभी कल्पना करने सोचा? अच्छा ये बताएं, दो ट्रेन है, दोनों आगे जा रही हैं, एक तेज चलने वाली सुपर फास्ट है और दूसरी पैसेंजर है। तो पैसेंजर चल रही है और सुपर फास्ट उसको क्रॉस करके जाएगी। सुपर फास्ट में बैठे हुए व्यक्ति को कैसा लगेगा? जाते हुए लगेगा ट्रेन पीछे जा रही है। तो ग्रहों कुछ उसी प्रकार से बात आती है। एक तो बात है बुध की और शुक्र की। ये देखिए बुध की कक्षा है, फिर शुक्र की कक्षा है, और उसके बाद में पृथ्वी की कक्षा है। इनका वक्री मार्ग होना एक अलग बात है। हम यहाँ पर पृथ्वी पर हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये जब हम देखते हैं, ये सूर्य को मिलाया तो कोण बनता है 28 डिग्री। कभी भी आप देखिएगा सूर्य बुध और शुक्र ये लगभग साथ में दिखाई देते हैं, आपको आसपास ही दिखाई देते हैं कुंडली में। देखा ना आपने? हाँ जी। हाँ, तो क्यों दिखाई देते हैं कि भाई ये पृथ्वी के सामने हमने दूर कहीं वहां मान रखे हैं नक्षत्र, ठीक है।
अब यहाँ से देखने पर हमें इधर तो देखा कि भाई ये सूर्य इस राशि में या इस नक्षत्र में, बुध को देखा। अब बुध की कक्षा वो पृथ्वी की कक्षा से जो मैक्सिमम उसका अंतर जो आ रहा है उसका टोटल वो 5 तो अब देखिए आप क्लास है। म्यूट कर लीजिएगा, आप जब बोले उसी समय ओपन करा करें। तो बुध है अब अपनी कक्षा में सीधा चल रहा है, हमें लगा सीधा। अब यहाँ से भी चल तो सीधा रहा, लेकिन हमारा जो पृथ्वी से जो एंगल बना तो हमें बुध उल्टा चलता हुआ दिखाई देगा। ऐसी बात है कि आप किसी गोल चबूतरे पर एक व्यक्ति को कहें कि चलता रहे वो, और हम एक जगह से देख रहे हैं, तो हमें आधे समय वो सीधा चलता दिखाई देगा और आधे समय उल्टा चलता दिखाई देगा। ऐसा ही शुक्र के साथ है, और शुक्र का जो कोण बनता है वो शुक्र का कोण 47 अंश होता है। तो कभी भी बुध सूर्य से 28 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं दिख सकता, और शुक्र 47 डिग्री से ज्यादा दूर कभी दिखाई नहीं दे सकता। ये तो रहा इनका। और बाहर के जो ग्रह हैं पृथ्वी की कक्षा के बाहर के, मंगल इत्यादि, तो उनमें वही है जो मैंने ट्रेन वाला उदाहरण दिया था कि पृथ्वी तेजी से चलते हुए मंगल को क्रॉस करके निकल जाएगी, तो जो मंगल हमें पहले आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था वही मंगल हमें फिर पीछे चलता हुआ दिखाई देगा, जब तक उनका एंगल वैसा बना हुआ है। और जैसे ही वो एंगल फिर से ठीक होगा तो हमें ग्रह मार्गी दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ के वक्री होने पर ही उसे बलि माना जाता है। उसके पीछे कारण है कि इन हम 2 ग्रहों को छोड़ते बाकी के जो 3 ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं वक्री तभी होते हैं जब वो सूर्य से अपोजिट साइड में होते हैं, सूर्य से दूर होंगे। और जो ग्रह सूर्य से जितना दूर है वो उसका एक बल होना स्वाभाविक रूप से हमें समझ में आता है, वो ज्यादा पावर दिखा सकता है। सर लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। अच्छा विजय जी, Recording in progress. चलिए चित्र तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा, बातें आप ध्यान रहेंगी, ठीक है। ये ग्रह युद्ध को लेकर के चर्चा थी। 4 प्रकार के ग्रह युद्ध कैसे होते हैं, भेद, उल्लेख, अश्वमर्दन और अपसव्य। और नीचे हम चर्चा कर रहे थे ग्रहों के वक्री होने को लेकर। यहाँ बुध और शुक्र को मैंने बताया, और मंगल इत्यादि, उनके लिए वो ट्रेन का उदाहरण दिया था कि जैसे मंगल धीमा चलता है, पृथ्वी उसके करीब से जाएगी और उसको पीछा छोड़ के निकल जाएगी, तो उस स्थिति में मंगल हमें वक्री चलता हुआ दिखाई देने लगेगा। केवल हमें लग रहा है अपनी कक्षा में तो कोई भी ग्रह वक्री नहीं होता, सभी ग्रह अपनी कक्षा में सीधे ही चलते हैं, एक ही ओर चलते हैं। लेकिन पृथ्वी से उनका एंगल वो कभी उनको सीधा चलता दिखाता है, कभी उनको उल्टा चलता दिखाता है। और वक्री ग्रहों को भी बलि माना जाता है, उसके कारण जो बल मिला वो भी कहीं ना कहीं के ग्रह ने उल्टा चलने के लिए एफर्ट किया है, प्रयास किया है, इसलिए चेष्टा बल में गिना जाता है। एक बल और है निसर्ग बल, नैसर्गिक बल जिसको हम कहते हैं। अच्छा, सूर्य चंद्रमा को भी चेष्टा बल में लिया गया है, तो उसमें उत्तरायण में सूर्य का होना, वहाँ सूर्य को चेष्टा बल ही कहा जाता है, क्योंकि सूर्य जैसे ही उत्तर की ओर आने लगे तो हम लोग ज्यादातर लोग उत्तरी गोलार्ध में ही बसते हैं, तो स्वाभाविक है कि नियम अधिकांशतः उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रख के बनाए गए। तो हम लोगों के लिए सूर्य का उत्तर की ओर वापस लौटना वो ठीक लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ धीरे धीरे रातें घटना प्रारंभ होंगी, दिन बढ़ेगा। निसर्ग बल जो बात करता है, जब 5 बल ग्रहों के मिलाए और उनके मिलाने पर कोई 2 ग्रह अगर समान बल लेकर के आ गए गणितगत रूप से, अब क्या किया जाए। बहुत से ऐसे प्रसंग होते हैं जहाँ कहा जाता है कि अगर ग्रह जैसे साथ में है, कौन सा पहले फल करेगा या किसका प्रभाव अधिक रहेगा, अथवा जो यवन मत वाली दशाएं हैं, आयुर्दाय वाली, जिनको अपनाया हुआ है वराह, मिहिर और उसके बाद फिर कल्याण वर्मा आदि ने, उन दशाओं में अंतर्दशा कहते हैं कि अंतर्दशा जो ग्रह है, दशाधीश जो है, उससे केंद्रवर्ती ग्रह की दशा पहले होगी।
तो फिर बोले कैसे होगी, तो कहा कि केंद्र में जो सबसे पहले बैठा हुआ है तो साथ में कोई बैठा है उसको ले लें, या उसके बाद में अगले चौथे में कोई बैठा है वहां नहीं बैठा था। फिर कहा कि अगर दो बैठे हैं तो क्या करें, तो दो में कहा जिसका बल अधिक है उसकी अंतर्दशा लेना। तो ऐसी जब आवश्यकता में पड़ रही है और पांचों बल बराबर होगा तब क्या करें, तो तब आता है निसर्ग बल। नैसर्गिक रूप से कौन सा ग्रह से बलवान होगा? नैसर्गिक रूप से सबसे बली ग्रह कौन सा? पृथ्वी के ज्यादा पास में उसका सबसे बड़ा आकाश में कौन दिखाई देता है जिसके आगे किसी और का सूरज, सूर्य। अब सूर्य के बाद कौन सा ग्रह बली हो सकता है? चंद्र। इसी आधार चंद्रमा। चंद्रमा के बाद दूसरा कौन होगा? तारा ग्रहों में सबसे बलवान कौन हो सकता है? बुध होगा। नहीं, गुरु, गुरु सर। सबसे चमकता कौन दिखता है? शुक्र। शुक्र, क्योंकि बृहस्पति भले ही बड़ा है लेकिन हमारे पृथ्वी से देखने में सबसे बड़ा दिखाई नहीं देता। नंगी आंखों से देखने में शुक्र ही चमकदार दिखाई देता है, ज्यादा बड़ा और चमकदार। इसलिए ग्रह युद्ध की स्थिति में शुक्र को सदैव विजयी कहा गया है, वो कभी नहीं हारता। क्योंकि इनमें कहा गया है कि कौन जीतेगा, तो कहते हैं कि जिसका बिंब बड़ा है, जिसकी चमक अधिक है, जो जिसका उत्तरशर अधिक में जो ज्यादा उत्तर की ओर होगा, ऐसा ग्रह विजयी होता है। तो चूंकि शुक्र का जो परिमाण है जो दिखाई दे रहा है और उसका जो प्रकाश है, कांति, वो इतना अधिक है कि कोई ग्रह बड़ा होकर भी शुक्र के छोटे से छोटे कम से कम प्रकाश वाले बिंब को भी परास्त नहीं कर सकते। इसलिए शुक्र ग्रह युद्ध में सदैव विजयी होता है। तो तीन तो हमें क्रम से आ गए। अब इन्होंने क्या किया, हमारे आचार्यों ने, कि शुभ ग्रह लगभग ऊपर रख लिए, तो शुक्र के बाद गुरु को दिया, गुरु के बाद बुध को स्थान दिया। अब दो पावक ग्रह बचे थे, उनको सबसे नीचे रख दिया और उनमें भी शनि को दास माना हुआ है। वो तो सबसे कमजोर नैसर्गिक बल में शनि को बता दिया गया। शनि के बाद मंगल उससे थोड़ा बली, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से चंद्रमा और सर्वाधिक बली सूर्य को कहा गया। अब हम अपनी बात पे आते हैं। कल जो नैसर्गिक मित्रता को लेकर के थी, तो मित्राणि भानो कुछ चंद्र जीवा शत्रु सितारकी शशिजा समाना सूर्य के विषय में हमने चर्चा की हुई थी कि सूर्य के मित्र कौन कौन से, कुछ चंद्र और जीव। एक बात यहाँ पर मैंने कही थी, सूर्य को, मंगल को और गुरु को, अगर आपको ध्यान हो सुनाई दिया हो तो। सूर्य, मंगल, गुरु, इनको लेकर के कुछ चर्चा थी ग्रह में के प्रसंग। ध्यान है सर, किस बारे में बोल रहे हैं आप? सूर्य, मंगल और गुरु, इनको ग्रह मैत्री में कुछ एक समानता इनमें है। किसी को कुछ ध्यान है उस विषय में? नहीं है, चलिए आप इन तीनों को ध्यान में रख लीजिए। सूर्य, मंगल, गुरु, जिसकी मित्रता देखनी है उसमें से उस ग्रह को हटाइए और उसकी जगह पर चंद्रमा को रख दीजिए, तो उसके मित्र निकल आएंगे। तो यहाँ सूर्य के मित्र बताए भुज चंद्र जीवा, मंगल और जब आप मंगल के मित्र देखेंगे तो वहाँ पर मंगल को हटा देंगे और वहाँ सूर्य हो जाएंगे। जब आप गुरु की मैत्री का विचार करेंगे तो वहाँ पर गुरु को हटा दिया इन तीन में से और चंद्रमा को रख दिया, तो चंद्र, मंगल, चंद्र, सूर्य और मंगल ये मित्र हो जाएंगे गुरु के। शत्रु सितार की, सूर्य के शत्रु कौन है, तो शुक्र और शनि और बुध है। चंद्र से दिननायक, चंद्रमा के मित्र दिननायक सूर्य और बुध ये है, और शेष ग्रह सब सम है, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता। आरस्य मित्राणि रवींद्र जीवाश चांद्री रिपु शुक्र शनि समान हो। आर जो मंगल है उसके रवि, इंदु, जीव ये सूर्य, चंद्र और गुरु मित्र हैं, और चांद्री रिपु जो चंद्रमा का मित्र बुध है तो मंगल का शत्रु है, मंगल से शत्रु मानता है। शुक्र शनि समान हो, शुक्र शनि इसके लिए सम है, क्योंकि शुक्र और शनि ये विपक्षी दल के हैं। सूर्य से शनि की नहीं बनती तो वो शुक्र जो कि दैत्यों का गुरु है उससे ज्यादा मैत्री हो गई है शनि की, और मंगल चूंकि उसमें
की उग्रता है, आपत्व क्रूरता अधिक होने के कारण वो देवता होने के बाद थोड़ा सा झुका उधर भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उससे उसका संबंध सम हो गया है। वो अन्य देवताओं की तरह शत्रुता नहीं रख रहा है। सूर्यासुरेज्य सूर्यदेव बुधस्य, बुध के मित्र कौन है? सूर्य और असुरेज्य, सूर्य और शुक्र। अभी बुध का भी अलग कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो सूर्य को मित्र मान रहा है और इधर दैत्यों के गुरु को मित्र मान रहा है। समा शनिज्य वनिजा स्वरिंदु, शनि इज्य बृहस्पति और अवनिज मंगल, ये बुध के लिए सम है। और शत्रु कौन है? तो स्वयं चंद्रमा का पिता चंद्रमा। क्यों शत्रु है वो पुराणों की कथाओं से समझ में आता है कि जैसे बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण चंद्रमा ने किया और वो जो संतान थी वो बुध के रूप में देखने में आई, जिसको चंद्र ने भी मना कर दिया तो मेरा बेटा नहीं है। बुध ने गुरु ने भी मना कर दिया और चूंकि ये देवता थे तो तुरंत ही बोलने लगे और माता से कहा कि भाई बोलती क्यों नहीं। और जब पता चला कि चंद्रमा पिता है तो बहुत कष्ट हुआ बुध के मन में कि इस पिता ने तो मेरा जन्म ही बिगाड़ दिया, एक अवैध संतान के रूप में मैं पहचाना जाऊंगा। तो चंद्रमा मित्र मानता है बुध को, लेकिन बुध शत्रु मानता। इसके बाद सूर्यार चंद्रा सूर्य, सूर्य कहते हैं हम गुरु को, और गुरु के मित्र सूर्य, चंद्र और मंगल। शत्रु सित सित और ज्ञ, बुध और शुक्र ये शत्रु। बुध को शत्रु गुरु मानेगा क्योंकि उसको तो इतना बड़ी घटना ध्यान में आती है बुध को देख करके। शुक्र को भी शत्रु मान रहे हैं क्योंकि ये देवगुरु है और शुक्र है दैत्य गुरु, तो स्वाभाविक रूप से शत्रुता होगी। रविजा सम्मान, शनि सम है मित्रे से शनि भृगुनंदनस्य, भृगुनंदन शुक्र के मित्र कौन है? शनि और ज्ञ। तो आप यहाँ बुध को साथ में लेते हैं शनि और शुक्र के संबंध में, तो एक को हटाकर बुध को रख देंगे, यहाँ भी अपने को मित्रता याद हो जाएगी। इंदु इनौवरी, सूर्य और चंद्रमा दोनों से शत्रुता है शुक्र की, और जीव मानव मंगल और गुरु सम है। अब प्रश्न उठता है कि इधर तो एक और तो शुक्र को गुरु शत्रु मान रहे हैं, लेकिन शुक्र वो गुरु को सम मान रहे हैं, शत्रु नहीं मान रहे हैं। तो उसके पीछे कारण यह है कि हम पुराणों को फिर से देखें तो शुक्र को जो शत्रुता है वो देवताओं से है, गुरु से उनका सीधा सीधा लेना देना नहीं था। उनके मन में 30 इस बात की है कि अंगिरा के बेटे बृहस्पति से मैं भृगुवंशी शुक्र अधिक जानकार था। इसके बाद भी केवल इस आधार पे कि कभी मेरी दादी ने आश्रय दिया हुआ था राक्षसों को, वो मान करके देवताओं ने मुझे देवगुरु नहीं बनाया, तो जा करके देवताओं के शत्रुओं मिल गए वो और उनके फिर गुरु बने। तो उनका गुस्सा देवताओं पर है, देवताओं की रक्षा करते हैं बृहस्पति, इसलिए थोड़ा सा तसल बृहस्पति प्रति उनके मन में आती है, लेकिन वो शत्रुता तक नहीं जाती, वो समत्व में आकर के रुक जाती है। मंदस्य सूर्येंदु कुजाश शत्रवः समाः सूर्यज्ञः सूर्यदौ सितेन्दुजौ। सिद्ध और इंदुज ये मित्र हैं, सिद्ध शुक्र है, इंदुज बुध, ये शनि के लिए बात आई मित्रता की। और समाः सूर्यज्ञः बृहस्पति का संबंध और शनि का संबंध दोनों का एक दूसरे के प्रति समत्व का ही है, और सूर्य चंद्र के साथ मंगल और शत्रुता में जुड़ गया है शनि के लिए। मंगल समभाव रख रहा है, लेकिन शनि मंगल को ही जो शत्रु मान करके चल रहा है। अब आपने ये जो नैसर्गिक मित्रता देखी, आपको इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि याद करने में कंफ्यूजन होगा? ये जिनको याद है उनको ध्यान में हो कि कई बार कंफ्यूज होते हो, ऐसा है क्या? ग्रहों का आपस का जो संबंध आ रहा है, कोई एक दूसरे को मित्र मान रहा है, वो उसको शत्रु मान रहा है या सम मान रहा है, तो कहीं इससे कुछ याद करने में कठिनाई महसूस हो रही है? हाँ, उधर बात तो रहेगी सर, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके लिए एक कल मैंने फार्मूला भेजा था, सत्याचार का फार्मूला, मैं हिंदी में ही लिख के करा था।
तो सत्याचार कहते हैं ये नैसर्गिक मित्रता ज्ञात करना बहुत आसान बनाती है। आपको यदि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि ज्ञात है तो आप नैसर्गिक मित्रता तुरंत बना सकते हैं। थोड़ा सा उसमें ध्यान लगाना होगा। तो वो नियम क्या कहता है कि कोई भी ग्रह उसकी उच्च राशि का स्वामी जो है उसको मित्र मानता है। इसके अतिरिक्त उससे दूसरे 12वें, चौथे, 8वें, 5वें, 9वें, तो हमारे यहाँ जो संज्ञा चलती है द्वादश, नवम, पंचम और चतुरस, चौथा, आठवां, तो इस प्रकार से ये 6 घरों में जो राशियां पड़ रही हैं उन राशियों के स्वामियों को भी वो ग्रह अपना मित्र मानता है। अब कुछ ग्रह मैंने लिख के भेजा हुआ है कल, मैं इसको प्रयोग से सब बताऊंगा अभी, तब क्लियर होगा। अभी केवल उसको बोल रहा था। अब एक ऐसे ग्रह जिनकी 2-2 राशियां हैं तो हो सकता है कि वो दोनों स्थानों के आधार पर मित्र हो जाए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन एक स्थान के आधार पर मित्र है, दूसरे स्थान के आधार पर शत्रु है, तो समस्या होगी। तो वहाँ सम मान लिया गया है। इसको अब मैं प्रायोगिक रूप से बोर्ड पे बताता हूँ। हम सूर्य की मित्रता की बात करेंगे और थोड़ी सी आसानी करने के लिए कुंडली का प्रयोग करते हैं। इस चक्र का कोई कुंडली बना नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ी आसानी हो जाएगी इसलिए ले रहे हैं। भावों को गिनने में विशेषकर जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ जहाँ ये कुंडली चलती है, दक्षिण में कुंडली का क्रम अलग होता है, बंगाली कुंडली थोड़ी सी और अलग प्रकार की होती है। उत्तर और दक्षिणी कुंडली में आप अंतर देखें, हमारे यहाँ भाव फिक्स है और राशियां स्थान बदलती हैं, और दक्षिण की कुंडली में राशियां फिक्स हैं, वह भाव स्थान बदलते हैं। तो जिस जहां लग्न होती है उस राशि में लग्न लिख दी जाती है। चलिए, सूर्य की मूल त्रिकोण क्या है? सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या है? तो हम एक काम करते हैं, सिंह लग्न की कुंडली बना लेंगे। 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि मूल त्रिकोण राशि से 2, 12, 4, 8, 5, 9 वे स्थान के स्वामी और आशीष, इनको मित्र मानता है। सरल करके लिखा हुआ है। उच्च राशि क्या है? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ मेष राशि पर राइट लगा लेते। अब यहाँ स्थान कौन से कहें? दूसरा, 12वां। ये दूसरा है, ये 12वां हो गया। चौथा, 8वां, ये चौथा हुआ। 5वां, 9वां, 5वें पे राइट और 9वें पे राइट। यहाँ 9वें पे 2 राइट हो गए। एक तो मेष राशि सिंह से गिनने पर 9 आती है और दूसरा उच्च राशि भी है सूर्य। अब इसके आधार पर हम देखें क्रमशः और ये लिख रहे हैं। तो सूर्य के लिए किस प्रकार से जाएगा? अब आप जरा देखिए, यहाँ पर सूर्य को गिनना नहीं है, चंद्रमा को गिनना है। चंद्रमा क्या होगा इस आधार पर? तो समझ में आ रहा है? मित्र है, सम है या शत्रु है चंद्रमा? क्या क्या पूछ रहे, समझा नहीं सर। चंद्रमा की राशि दिख रही है इसमें कहीं आपको? चंद्रमा की राशि 4 दिख रही है। हाँ जी। उस पे कुछ, उस खाने में कुछ निशान दिख रहा है? अभी तो ब्लैक, अभी दिख नहीं रहा। ब्लैक लगी है स्क्रीन ना, कुछ दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा। किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? आपका स्क्रीन अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। लेकिन अपना हम लोग महिषासुर मर्दिनी तो वो सिग्नल के कारण ही हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, फोटो भेजता हूँ इसका, ठीक है? अच्छा, हाँ।
आप लोगों ने बनाया हुआ था क्या? नहीं सर अभी नहीं बनाया ना, आप फोटो भेज दो या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। तो वहाँ पे दूसरी राशि वो तो एकता के लोग बनेनु छै तो दो भुजा भ गेलखिन पार्वती रूप छन, चार भुजा लक्ष्मी रूप छन और हाँ आठ जी, भुजा कुछ दुर्गा। बोल रहे थे आप? तो वहाँ पे आपने बोला 2, 12, 4, 8, 5 और 9, तो वहाँ पे 2 में आपने टिक नहीं किया हुआ है सर। सर 2 नंबर की राशि पे आपने टिक नहीं अरे किया दो है। दो नंबर नहीं, तो वही दो ठीक नंबर है, नहीं है, यही इसीलिए मैंने रुका घरे हूँ यहाँ पर पर। कर वो नंबर नहीं, वो स्थान है ना सर। हाँ, हाँ। ये दूसरा स्थान, ये इसीलिए कुंडली में लिखा है, ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है। दूसरे स्थान पर निशान लगाया हमने, अभी दिख रही है रेल के पुल पार आपको? करके जी जी सर दिख रही है। तो अंडरपास ये दूसरे स्थान पर लगाया, ये 12वें पर लगाया, यहाँ हमने चौथे पर लगाया, 8वें पर लगाया, 5वें पर लगाया और 9वें पर लगाया। अब जो राइट है वो मित्र को बता रहे हैं। तो ये चंद्रमा की राशि सूर्य की क्या हुई? मित्र की राशि आ रही है ना, जी चंद्रमा जी जी मित्र हो गया, ठीक है। चंद्रमा के बाद हमने किया मंगल को। अब मंगल को देखिए कितनी राशियां हैं उसकी? 2 राशियां। वृश्चिक है और क्या हो रही है यहाँ पर? वृश्चिक भी मित्र आ रही है चौथे स्थान का स्वामी होने के कारण, और मेष भी, मेष तो उच्च राशि के स्वामी होने के कारण भी और 9वें स्थान के स्वामी होने के कारण भी, 2 कारणों से मित्र की राशि दिखाई दे रही है। तो दोनों ओर से मंगल मित्र सिद्ध होता है। तो चंद्रमा और मंगल ये सूर्य के मित्र हो गए। बुध को बताएं जरा क्या स्थिति है? 6 यानी कन्या राशि का ये बुध 6 लिखा है द्वितीय स्थान में। हाँ ठीक है। इसके बाद एक और राशि, बिहार पहुंच रहा एक और राशि है लाभ स्थान में है वो 11th हाउस। मिथुन। मिथुन तो क्या मिथुन के आधार पर मित्र मान सकते हैं बुध को? नहीं मान सकते। तो एक स्थान से यहाँ से मित्र है और यहाँ से शत्रु है, यहाँ से मित्र है बुध और यहाँ से शत्रु है, तो क्या कहलाएगा टोटली वो? सर एकादश भाव से क्यों नहीं माना गया मित्र, वो बताओ आप जरा। भैयारी से लिया लिखा हुआ है दोबारा, इसमें 11 कहाँ है? अच्छा अच्छा, ये जो 11वां घर है जो जहाँ पे तीसरी मिथुन राशि है उसको मित्र क्यों नहीं माना गया? आप इसको भाव मत मानिए, केवल हिंदी में सरलता हो इसलिए लिखा है। मैं सीधे खड़े में भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकते थे 5, 6, 7 और फिर यहाँ पर क्रमांक अलग लिखो, उससे भ्रम होता है। इसलिए मैंने कुंडली में बनाया हुआ है, क्योंकि हमें पता रहता है कि ये 11वां स्थान है, ठीक है। तो यहाँ के अनुसार वो शत्रु, इस राशि के अनुसार दूसरे शत्रु, तो वो सम हो गया। फिर बुध के बाद गुरु को देखिए, गुरु की क्या स्थिति जा रही है? कौन कौन सी राशि है गुरु की? और भी सर पंचम स्थान में आ गया। हाँ हाँ, 5वां होने से सिंह में से 5वां और सिंह में से 8वां होने से मीन राशि, दोनों राशियां मित्र बता रही हैं गुरु को, ठीक है। तो गुरु क्या हुआ? तो मित्र हो गया। मित्र हो गया। अब शुक्र को देखें, शुक्र की राशियां कहाँ कहाँ है? वृषभ और तुला। वृषभ पे भी राइट नहीं, कुछ भी नहीं है और तुला में भी नहीं है, तो ये शत्रु हो गया। हाँ ठीक है। अब शनि, शनि को देखो, दोनों ही स्थान ऐसे शनि भी हो गया शत्रु, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका चार्ट बन गया नैसर्गिक मित्रता का सूर्य का। ऐसे ही जिस भी ग्रह में कंफ्यूजन हो
यदि उसकी मूल त्रिकोण राशि हमको ज्ञात है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों का कार्य यह है कि कम से कम 2 ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता इस तरीके से आप ज्ञात करिएगा। मूल त्रिकोण राशि सब पूरी याद है आपको, सब ग्रहों की? हाँ सर याद है। अब एक मित्रता आती है तात्कालिक मित्रता को बड़ा भावों के आधार पर बताया जाता है। ग्रह जहाँ बैठा है उस स्थान से दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर बैठे ग्रह और 10वें, 11वें, 12वें स्थान पर बैठे हुए ग्रह उसके मित्र होते हैं, शेष शत्रु होते हैं। मैं इसको यूं ग्रह बैठा हुआ है तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3, तो इसको सरल रूप में कहूंगा ग्रह से 3 घर आगे और 3 घर पीछे के ग्रह तात्कालिक मित्र शेष शत्रु। बात समझ में आई? ग्रह यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ 3 घर पीछे के हो गए और 1, 2, 3 ये 3 घर आगे के हो गए। इनमें बैठे हुए ग्रह उसके होंगे, शेष शत्रु होंगे। तो मैं एक उदाहरण बना रहा हूँ तात्कालिक मैत्री को दिखाने के लिए। इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे सूर्य बुध लेके इधर हमने शुक्र को कर लिया, यहाँ गुरु को कर लिया, शनि लिख देते हैं हम। और कौन से ग्रह बचे? 1, 2, 3, 4, 5। अभी मंगल और बुध बचे। ब्रह्मा। हाँ चलिए, चंद्रमा हमने यहाँ रख दिया है और मंगल को यहाँ रख दिया। अब मैं आपसे सूर्य को लेकर के प्रश्न करता हूँ। सूर्य के तात्कालिक मित्र और शत्रु बताना है। सूर्य लिया अपन ने तो एक तरफ तात्कालिक मित्र लिखना है, एक तरफ तात्कालिक शत्रु लिखना है। सूर्य भी नहीं, मैं चंद्र करता हूँ ताकि और ज्यादा मेहनत हो जाए। ये चंद्रमा के हमें तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु बताना है। बताइए जरा इस बात में से 3 घर आगे 3 घर पीछे से क्या होगा? मंगल और शुक्र मित्रों। हाँ बिल्कुल, ये 1, 2, 3 पीछे की ओर गए हम, तो मंगल और शुक्र, तो ये तो तात्कालिक मित्र हो गए। और यहाँ पर इस तरफ देखें तो 1, 2, 3 कोई भी नहीं है, तो बचे हुए ये जो सारे हैं, सूर्य है, बुध है, गुरु है और शनि, ये तात्कालिक शत्रु है। ठीक है। अब एक होती है आपकी पंचधा मैत्री, वो बनती काय पे है? नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता के आधार पर। इसको तात्कालिक मैत्री क्यों कहते हैं? मैंने बताया हुआ है ये पहले। सर सप्तम भाव में राशि छूट गई, कुछ छूट गया। अच्छा, हाँ इसीलिए वो कम भी हो रहा है। ठीक है, वहाँ एक आएगा। ठीक है। ये बताएं, ये इसको तात्कालिक मैत्री क्यों कहते हैं? कुंडली में जो ग्रह है उसके आधार पे। नहीं सर, वो लग्न हाँ। यानी तात्कालिक यानी अभी के टाइम में जो आती है उसको बोलेंगे। हाँ, जिस समय की बात है, मतलब जिस समय की ये कुंडली है उस कुंडली के आधार पर वो जो मित्रता होगी वो तात्कालिक मित्रता कहलाएगी। और नैसर्गिक मित्रता वो सभी के लिए बराबर होती है, हर कुंडली में उसको देखा जाएगा। अब जब हम
किसी कुंडली का विश्लेषण करने बैठेंगे, आप केवल तात्कालिक मैत्री के आधार पर फलादेश नहीं कर सकते। ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता शत्रुता वो आपको ध्यान रखनी ही होगी। सूर्य और शनि में शत्रुता है तो है। अब यहाँ आप कह दिया कि सूर्य का शनि तात्कालिक मित्र हो गया तो कोई बहुत अच्छा फल देने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर इसका एक रास्ता निकाला कि हम दोनों को साथ में रख के देखते हैं और फिर उसके आधार पर बात करते हैं। तो दोनों को जब आप साथ में रखोगे तो वहाँ कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन आपके सामने आएंगे कि एक ओर से मित्र और दूसरी ओर से भी मित्र हो, नैसर्गिक में भी और तात्कालिक में भी। दूसरा कॉम्बिनेशन एक ओर से मित्र और दूसरी ओर से सम। तीसरा एक ओर से मित्र दूसरी ओर से शत्रु। फिर यहाँ शत्रु है एक ओर से और दूसरी ओर से सम है और फिर दोनों ओर से शत्रु। तो इनसे जो कॉम्बिनेशन बने, मित्र और मित्र को अधिमित्र या अतिमित्र दो शब्द चलते हैं, दोनों ही अलग अलग ग्रंथों में प्रयोग किए गए हैं। इसको केवल मित्र कहा। मित्र और सम को, मित्र और शत्रु क्या होंगे? सम होगा, ये सम हो जाएंगे। शनि शत्रु और सम ये क्या कहलाएंगे? केवल सम नहीं, शत्रु और दोनों ओर से शत्रु हैं तो वो अधिशत्रु कहलाएंगे। तो हमने क्या किया है कि नैसर्गिक मित्रता को और तात्कालिक मित्रता को दोनों को मिला करके यह बनाया। तो आपके पास नैसर्गिक मित्रता का चक्र भी होना चाहिए और उस कुंडली के अनुसार प्रत्येक ग्रह की तात्कालिक मित्रता भी सामने हो, तो आप ये पंचधा मैत्री बना सकते हैं। क्योंकि 5 प्रकार इसमें है, इसलिए इसको पंचधा मित्रता कह रहे हैं। सूर्य के उदाहरण को देखें, यहाँ पर सूर्य को हम देख रहे हैं तो शनि तात्कालिक मित्र है, लेकिन वास्तव में सूर्य शनि को मित्र मानता है क्या? नैसर्गिक मित्रता में शत्रु मानता है। तो इस कुंडली में सूर्य का शनि से क्या संबंध है पंचधा मित्रता के आधार पर? शत्रु हो गया ना? हाँ, शत्रु नहीं, यहाँ तात्कालिक मित्र है। हाँ, तात्कालिक मित्र हो गया। हाँ, हो गया। शत्रु, एक शत्रु है और दूसरा सम हो गया। सम हो गया। इस कुंडली में शनि सूर्य से सम है। पंचधा मैत्री में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये किस प्रकार से इनकी कल्पना की जाती है वो थोड़ा बताऊंगा। ट्रेन की लेके चर्चा की थी क्या मैंने मित्रता के विषय में? इस बारे में सर चलिए घूमकर देखिए, नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता को हम कैसे समझ सकते हैं। ट्रेन में सफर तो लगभग सब लोगों ने किया होगा। क्या चाहे यात्रियों के साथ कुछ मित्रता जैसी स्थिति बन जाती है वो यात्रा के दौरान? जी सर, है ना। तो अब नैसर्गिक मित्रता तो हो गई कि हमारा आसपास के लोगों से क्या व्यवहार चल रहा है। तो कुछ हमारे मित्र होते हैं, कुछ हमारे शत्रु होते हैं, कुछ हमारे लिए सम है जिनसे या तो हम व्यवहार रखते नहीं है अथवा जो हमारे लिए अपरिचित हैं। अब ट्रेन में हम देखिए वो स्लीपर कोच की जैसे बात कर रहे हैं, तो आमने सामने जो सीट है और वो साइड वर्थ जो है, इतना ही हिस्सा दिखाई देता है कोई व्यक्ति बैठा हुआ तो, और उसका जो भी संवाद होता है वो उतने ही हिस्से में होता है। ऐसा ही है ना? हाँ सर। ठीक। तो व्यक्ति बैठा हुआ है, अपने उस कूपा शब्द बोल देता हूँ मैं, वैसे उसके लिए कूपा शब्द प्रयोग में नहीं आता, लेकिन मैं अभी प्रयोग में कर देता हूँ।
तो अपने कूपे में व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसके तात्कालिक मित्र हैं, क्योंकि उनसे उसकी बातचीत चल रही है। लेकिन अगर उनमें से कोई व्यक्ति टीसी कहे कि भाई तुम्हारी सीट यही थी जिस पर आप बैठे हुए हैं, फिर क्या स्थिति होगी? अगर एक ही सीट पे बैठने वाली बात हो गई, वो भी बैठा हुआ है, या कोई आकर के ऐसे ही बैठ गया कि नहीं नहीं भाई मित्रता हो गई, मैं तो यहाँ बैठ जाता हूँ, अब आपको चिंता हो रही है रात में ये इसी तरह से अगर कब्जा करे रहा तो मैं लेट भी नहीं पाऊंगा, तो वहाँ क्या स्थिति बन जाएगी? शत्रु हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए ग्रह तात्कालिक मित्रता में जो उसकी अपनी सीट है, अब जिस राशि में ग्रह बैठा हुआ है वहां के ग्रह को वो शत्रु मानता है। 3 घर आगे और 3 घर पीछे, उतने में वो बस उतना वो उसका जो कूपा वाला एरिया है उतने में तो वो मित्र मानेगा। लेकिन अगर उसकी सीट पे बैठेगा ग्रह तो बोले नहीं भाई वो शत्रु हो गया, उसका तात्कालिक शत्रु हो गया। और अन्य जो दूसरे कूपों वाले हैं उनसे उसका कोई वास्ता नहीं पड़ रहा है तो उसको भी हम शत्रु के समान देख सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आप बैठे हुए हैं और अचानक से आपका कोई पूर्व परिचित वहां आ गया, तो आप ये बताइए कि जो पहले से जो बाहरी लोग जो पहली बार मिले हैं यात्रा में, उसमें मित्रता अधिक दिखाई देगा। यही ना करे या बदमाशी करे, चल म्यूट कर लीजिएगा, आप किसी का ध्वनि आ रही थी। तो अगर जो है आपका कोई पूर्व परिचित आ गया है तो उससे अधिक निकटता आपकी दिखाई देगी, या जो पहली बार वो यात्रा में ही मिले हैं आपसे उनसे आपकी निकटता अधिक होगी? पहले वाले जो है पहले से परिचित है उससे ज्यादा मित्रता। हाँ, तो वो आपका नैसर्गिक मित्र था और यहाँ आकर वो तात्कालिक मित्र भी हो गया, तो क्या हुआ? वो मित्र हो गया। दूसरा, अगर आपका जो मित्र है वो कहीं और बैठा हुआ, आपको पता ही नहीं है, दूसरे कूपे में कहीं बैठा हुआ है, तो आपके लिए वो सम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो नैसर्गिक मित्र था तो तात्कालिक शत्रु लगेगा आपको, और पूर्व के संबंध के कारण मित्रता के कारण आप थोड़ी आवाज अभी आई, अब आ रही है, फिर बीच में गई थी आप। लागल 2 मिनट में गाड़ी पूरा फुल हो गई। मैं एक बार निकल के देखता हूँ। हाँ जी, अभी आ रही है क्या हाँ जी आ रही है आवाज? हाँ, तो वो व्यक्ति आपका जो पूर्व परिचित है वो अगर आपके साथ ही बैठने की बात करे तो वो आपके लिए शत्रु लगने लगेगा, तात्कालिक शत्रु। नैसर्गिक मित्र था तो समत्व की बात वहां पर आ जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा हो कि कोई व्यक्ति आपका पहले से ही शत्रु था और आकर के वो बैठ गया वहीं और कहेगा कि ये सीट मेरी है, तो क्या स्थिति बनेगी? हाँ, पहले से ही शत्रु है और फिर वो सीट भी वही हो गई दोनों की, तो फिर उनकी अधिशत्रुता तो पूरा डब्बा देख रहा होगा। इस प्रकार से हम ट्रेन के उदाहरण से ग्रहों की पंचधा मैत्री को भी समझ सकते हैं, तात्कालिक मैत्री को भी समझ सकते हैं, और प्रयोजन है केवल सही फलादेश करना कि भाई
ग्रहों का जो संबंध नैसर्गिक रूप से रहता है वो सबके लिए है, लेकिन एक कुंडली विशेष के लिए ग्रह कैसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपस में उनके संबंध कैसे बन रहे हैं, उसके आधार पर शुभाशुभ फल को देख करके बताना। तो वो चर्चा हमारी इस मैत्री विचार में रही। कुछ छोटी सी चर्चा जो मैं परसों करना चाहता था, ग्रहों की पीड़ा का प्रकार, कि किस प्रकार से ग्रह अगर खराब है तो किस किस प्रकार से पीड़ा दे सकते हैं। सदाग्नि रोग ज्वरवृत्तिपन क्षयाति साराधिक लोक संकुलम नृपाल देवा वनिदेव किंकरहि करोति चित्तम व्यसनम दिवाकरः। सूर्य यदि आपकी कुंडली में अकारक है, वो आपको दोष देने वाला है, तो अग्नि रोग की स्थिति, क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान। ज्वर, भाई सूर्य में ताप है तो वो ताप को भी देता हुआ दिखाई देगा, तो ज्वर देगा। दीपन, तो ज्वर और दीपन दो शब्द आए, तो ज्वर तो हो गया बुखार। दीपन जो इतनी गर्मी बढ़ती है, कम कहना है कि शरीर में बहुत हीट बढ़ रही है, कई बार उसके कारण उल्टी की समस्या जो वॉमिटिंग की भी हो जाती है, वो दीपन हो गए। क्षय रोग, अब सफेद एक को पुराने समय में बड़ा रोग ही माना जाता था। अतिसार, ये दस्त, गर्मी के कारण उल्टी दस्त कई बार होती है, और सूर्य तो पित्त का कारक है ही, तो इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब और क्या परेशानी दे सकता है? आधि और व्याधि दो चीज होती है। व्याधि हो गया शारीरिक कष्ट, आधि हो गया मानसिक कष्ट। तो मानसिक कष्ट कहाँ से मिल सकता है? तो नृपाल देवा देव अवनि देव किंकरहि, तो राजा, सूर्य राजा है तो इसलिए वो राजकीय कष्ट दिलवाएगा, और देवताओं से कष्ट की स्थिति बनेगी। अवनि देव, जो ब्राह्मण को अवनि देव भूदेव कहा गया है, तो इनके किंकर, तो इनसे और इनको मानने वाले जो लोग हैं उनसे पीड़ा करवाएगा, चित्त में व्यसन करवाएगा, परेशानी देगा सूर्य। पांडु दोष जल दोष कामला पीन साधि रमणी कृतामयी कालिका सुर सुवासिनी गणई राकुलम चतुर्थे चंद्रमा। चंद्रमा अगर खराब है तो क्या करेगा? पांडु रोग देगा, वो पीलिया देगा। जल दोष, और भी कोई जल संबंधी दोष दे सकता है। कामला रोग होता है एक, उसका कहा पीनस, ये सर्दी जुकाम का ही कोई प्रकार है विशेष। रमणी कृतामयी, और जो स्त्रियों द्वारा होने वाले रोग कहे गए हैं, तो संभवतः संसर्ग जन्य रोगों की ओर बात कर रहे हैं, और चंद्रमा स्त्री तत्व को से उसको स्त्रियों से जोड़ा हुआ है चंद्रमा को, वो एक इसमें कारण हो सकता है। किन देवताओं से पीड़ा बनेगी? कालिका से, अब देवी यहाँ पर आ गई है। सूर्य सुवासिनी गणई, जो देवांगना हैं उनके द्वारा व्यक्ति को कष्ट होगा। तो बात इतनी हुई कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो आप काली देवी को मनाइए या देवियों को मनाइए, तो चंद्रमा से संबंधी वो कष्ट दूर हो सकते हैं। पीन बीज कफ शास्त्र पावक ग्रंथि रुक व्रण दरिद्र जामयैः वीर शैव गण भैरवादिभिर पीतिमाशु गुरुते धरासुता। ये धरासुत मंगल जब खराब होगा तो वो पीन बीज जो हाइड्रोसिल रोग है वो देगा, कफ देगा। अब वैसे अग्नि तत्व तो प्रधान है, लेकिन यहाँ कफ रोग की बात आ रही है। और शस्त्र से पीड़ा, तो वो तो मंगल युद्ध से संबंध उसका है तो वो देगा ही। और पावक से अग्नि से पीड़ा दिलवाएगा। ग्रंथि रोग, जो गठान वगैरह बन जाती हैं वो ला सकता है। व्रण शब्द का प्रयोग, घाव इत्यादि होना। और दरिद्र जामयी, दरिद्रता के कारण जो रोग होते हैं, तो हम ढंग से रहना करना, खाना पीना नहीं करते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं, क्योंकि जो दरिद्र व्यक्ति है उसको आप देखिए कि कपड़े एक जोड़ ही है, वो भी फटे हुए हैं, वो बदल ही नहीं सकता, तो कैसे क्या वो सफाई से रहेगा? और उसके कारण जो रोग संभव हो सकते हैं वो सब मंगल करवाता है। और जिन जिन देवताओं से कष्ट होगा, तो वीरगण, शैवगण, तो जो उग्र प्रतिमा, उग्र देवता हैं उनसे, या शिवगण से, भैरवादि भी, लगभग बात वो घूम फिर के एक ही सर्कल में आ रही है, तो उनसे भय देने वाला होगा। गुह्योदरादृश्य शमीर कुष्ठ मंदाग्निशूल ग्रहणी रुगाद्यैः बुधाद विष्णु प्रियदास भूतैरति
तो शशि जो है बुध, वो यदि खराब है तो क्या करेगा? वही है रोग देगा। वो अब पाइल्स वगैरह कुछ इस प्रकार के जो हमें मलद्वार से संबंधी रोग देखने में आते हैं, अगर आप योग शास्त्र के आधार पर बात करें तो मूल बंध कहा गया है वहां पर, और मूल बंध की खराबी से कब्जियत इत्यादि से ही इस प्रकार के रोग आते हैं। और मूल बंध में पृथ्वी तत्व की बात, वहां पर वहां के देवता गणेश को मानना, इस प्रकार से चर्चा योग के ग्रंथों में मिलती है। तो वो देखें तो आप जैसे ही गणेश जी को लेकर के आए, आप सीधा सीधा बुध से जुड़ गए। इसके अलावा अदृश्य रोग जो समझ में नहीं आता लेकिन व्यक्ति परेशान है, क्योंकि ऐसे रोगों को हम कहते हैं कि कोई जादू टोना कर दिया है कि किसी ने, ऐसी चर्चा करते हैं। तो माया जाल, इंद्रजाल से संबंध भी बुध का है। समीर वात रोग, कुष्ठ रोग। अब कुष्ठ रोग बुध क्यों देगा? बुध की विकृति से कुष्ठ रोग क्यों? कुछ तर्क है इसमें? बुध चर्म का कारक। हाँ, चर्म का कारक है, इसीलिए बिल्कुल। तो और भी अच्छा, जितने भी चर्म रोग हैं सबको आयुर्वेद में कुष्ठ रोग ही कहा गया है। दो को महाकुष्ठ कहा, जो रक्त कुष्ठ जिसको हम कोड़ के नाम से जानते हैं, गलित कुष्ठ के नाम से जानते हैं, और एक श्वित्र रोग जो सफेद दाग, इन दो को महाकुष्ठ में कहा है। और दाद, खाज, खुजली इत्यादि जो हैं, उन छोटे छोटे जो चर्म विकार हैं उनको क्षुद्र कुष्ठ कहा गया है आयुर्वेद में। समाज में अलग विषय है। अब इसके बाद मंदाग्नि भी कह रहे हैं बुध के साथ में। शूल रोग, जो कुछ छेदता हुआ सा प्रतीत होता है, कभी उदर शूल होता है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभा रहा है पेट में भीतर से। कुछ को हृदय शूल होता है, हृदय में ऐसा लगता है किसी ने सरिया आर पार कर दिया हो। कई बार कुछ बाहु इत्यादि में भी उस प्रकार से लगने लगता है कि किसी ने बिल्कुल कोई सरिया आर पार कर रखा हो, ऐसा कष्ट वहां पर आपको होगा। और ये शूल रोग कहीं ना कहीं ये गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, उससे देखने में आते हैं। और वो जो कब्जियत से और उससे जो मूल बंध को लेकर के जो सारी बातें आ रही है, वो कहीं ना कहीं बुध के साथ जुड़ी हुई समझ में आ रही है। ग्रहणी रोग भी कह रहे हैं, संग्रहणी, जिसमें भोजन अधपचा ही बाहर होने लगता है, पूर्ण पाचन होता नहीं है, तो व्यक्ति खाने के बाद भी बिल्कुल क्षीण होने लगता है उसका शरीर। तो इस प्रकार से देखने में आता है। और कैसे देवताओं से पीड़ा होगी, तो बुधादि जो विद्वत वर्ग है उससे, और विष्णु प्रिय दास भूत ही है जो वैष्णव लोग हैं, उनसे इसको कष्ट होगा, मानसिक कष्ट कुछ बनेगा इन्हीं के कारण। आचार्य देव भूसुर शाप दोषई शोकम च गुल्म रुज इंद्र गुरु करोति। इंद्र गुरु जो है बृहस्पति, वो आचार्यों से, देवताओं से, गुरुओं से, ब्राह्मणों से, इनके शाप के कारण दोष कराता है। ये रुष्ट होते हैं। जो धार्मिक वर्ग है, जो विद्वत वर्ग है, जो देव वर्ग है, उसके रोष से, उसके शाप देने से व्यक्ति को कष्ट होता है। यह गुरु के विकार में कहा गया है। और रोग क्या देगा, तो वो शोक दे रहा है। गुरु अच्छा है तो धीरता देता है, धैर्य बनाता है, लेकिन यहाँ तो बिगड़ा है तो वो शोक देगा, धीरज खो देगा व्यक्ति। गुल्म रोग देगा, कहीं गठान वगैरह बनना, कुछ वो चीज देखने में आई। तो इस प्रकार बृहस्पति का कहा। शुक्र में कह रहे हैं, कांता विकार जनिमे रुजासुराद्यई श्रेष्ठांगना जन कृतैर भयम आसुरेज्या। आसुरेज्य शुक्र क्या कर रहे हैं? कांता विकार, जो पत्नी से संबंधी विकार, तो पत्नी की बीमारी भी हो सकती है इसमें फिर, या फिर कांता विकार जनी, वो जो चंद्रमा में देखा था हमने, संसर्गजन्य रोगों की ओर बात यहाँ पर आ रही है। मेह रोग, मूत्र से संबंधी रोग, तो आपके मधुमेह, प्रमेह इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं, वो इसमें सब, तो यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम पूरी शुक्र पर ही जुड़ी हुई है। और सुराद्य ही श्रेष्ठांगना जन कृतई है, देवताओं और देवियों के द्वारा जो कष्ट होता है वो दिलवाता है शुक्र। दारिद्र्य दोष निज कर्म पिशाच चौरई क्लेशम करोति रविजा सह संधि हो गई। ये जो शनि है वो क्या करता है, दरिद्रता
के दोष के कारण जो रोग हो सकते हैं वो करवाने वाला होगा। निज कर्म पिशाच चोरई है, अपने कर्म के कारण या पिशाचों और चोरों इत्यादि के कारण वो क्लेश करवाता है। तो शनि यदि रुष्ट है तो व्यक्ति स्वयं ऐसे पाप कर बैठता है जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, या फिर वो चोर इत्यादि से कभी पीड़ित होता है या भूत प्रेत के विषय में उसको भय लगा रहता है, वहां वो परेशान होता है। और साथ में संधि रोग भी देगा, जोड़ों का दर्द या जोड़ों के अन्य विकार तो वो शनि देगा ही देगा। कंडू मसूरी रिपु कृत्रिम कर्म रोगई स्वाचार हीन लघु जाति गणेश केतु। केतु को पहले बताया, राहु को बाद में कहेंगे। तो कंडू खुजली, मसूरी रोग शीतला जो है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। रिपु शत्रुओं के द्वारा जो रोग होते हैं, किसी ने कुछ दे दिया कर दिया उसके कारण जो रोग हुआ। कृत्रिम कर्म रोग ही है, और कृत्रिम कर्मों के कारण जो रोग होते हैं, मतलब आप आचार विचार का ध्यान न रख के यदि कार्य करते हैं, जैसे दूध और नमक का साथ में सेवन करना या करेले और दूध का साथ में सेवन कर लेना, अथवा तरबूज खरबूज को दूध के आसपास में ले लेना, तो जो हमारे यहाँ आयुर्वेद की दृष्टि से कहा गया है कि ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, ये विष बन जाता है। जैसे सम मात्रा में घृत और मधु का, शहद और घी का सम मात्रा बराबर मात्रा में लेना, तो वो सारे जो हैं जहाँ मना किया गया है और हम उसको ध्यान न रखते हुए उल्टा किए जा रहे हैं, हम विपरीत भोजन किए जा रहे हैं, उसके कारण जो रोग हो रहा है। अथवा अन्य कोई शारीरिक क्रिया को लेकर के कोई मना किया गया, अब किसी को अगर हड्डी टूटी हुई है और उसको कहा कि भाई आपको बेड रेस्ट करना है 3 दिन, और वो नहीं करता है, वो चलना फिरना चालू कर देता है जल्दी, तो उसके कारण कई बार वहाँ वो बैठ नहीं पाया और बाद में कहीं गैंग्रीन इत्यादि हो गई। तो इस प्रकार से कृत्रिम कर्म रोग है वो केतु के साथ में जोड़ा गया है। स्वाचार हीन लघु जाति गणेश केतु, अपने आचार से जो हीन है, जो सामान्यतः छोटे तबके के समझे जाते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा केतु परेशान करवाए। करोत्यपस्मार मसूरी रज्जो क्षुद्रिक कृमिप्रेत पिशाच भूतैः उद्वन्धनेना रुचिकुष्ठ रोगैः विधुन्तु दश्चाति भयम नराणाम। ये विधु चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा को कष्ट देने के कारण राहु का नाम विधुन्तुद है। तो वो किस प्रकार के रोग करेगा? अपस्मार रोग, जो पागलपन सा होता है सवार। मसूरी फिर से शीतला की ओर संकेत। रज्जु, तो ये सर्प के साथ इसका जो संबंध जोड़ा गया है, सर्पाकृति का कई जगह माना गया है राहु। तो जैसे सांप जकड़ लेता है, तो वैसे ही बंधन वाले योगों को लेकर के राहु आता है। और आपको ध्यान हो, कहीं सुना हो आपने, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल रखा गया था कुछ खास सोच से। सुना है किसी ने? भगवान गौतम बुद्ध के विषय में पहले ही ज्योतिषियों ने कह दिया था कि ये जो पुत्र है ये आपका ऐसा है कि अगर एक समय तक ये इसमें वैराग्य नहीं हो तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, अन्यथा चक्रवर्ती योगी समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये जब संतान हुई तो राजा को लगा कि संतान का मोह बांध के रखे पिता को, तो उसका नाम राहुल लाती, इस सोच से कि राहु को लाने वाला, वो बंधन को लाने वाला, ऐसा रखा गया था। तो बंधन से संबंधित इसलिए रज्जु शब्द यहाँ पर आया। फिर कह रहे हैं कि क्षुत भूख से संबंधित, दृक दृष्टि से संबंधित, कृमि जो कीड़ों से आपके पेट के कृमि भी हो सकते हैं या अन्य भी, उनसे संबंधित रोग। प्रेत पिशाच भूतैः, प्रेत पिशाच जो है बना होना। उद्बंधन पुष्ट हो गई है, बंधन की बात को स्पष्ट रूप से बात कर दी है। और अरुचि भोजन होना ये भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि बुध की राशि से जो संबंध है राहु का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा का कुछ प्रभाव भी पकड़ लिया इसने। और इस प्रकार का भय ये राहु देने वाला है। तो एक चर्चा हमारी ग्रह किस प्रकार से खराब होने पर कैसे कैसे दुष्फल देते हैं,
अन्य ग्रंथों में भी पढ़ने पर थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे होता है, लेकिन लगभग मूल बातें इनके आसपास ही रहेंगी। उसमें आपको ग्रह को पकड़ना होगा। शीर्षोदय पृष्ठोदय की चर्चा मैंने पहले ही कही थी, और उस समय जो बात आई थी, इस जातक पारिजात ग्रंथ में कहा गया है कि जो शीर्षोदय राशियों में ग्रह होते हैं वो दशा इत्यादि के प्रारंभ में फल दे देते हैं और पृष्ठोदय बाद में देते हैं, उभयोदय बराबर देते रहते हैं। बाल्यादि अवस्थाओं की बात भी हमारे यहाँ अंशों के आधार पर हम राशि को 6 अंशों में बांट दें तो सम और विषम में अलग अलग होता है। वो कभी अन्य किसी कक्षा में शायद वो चर्चा निकलेगी, मैं बस केवल उसका स्पर्श भर किया है। तो यहीं अपनी चर्चा संपन्न करते हैं और अगली कक्षा यदि अनुकूलता होगी आचार्य विजय जी के यहाँ पर, क्योंकि वहाँ भी ये मौसम लाइट को लेकर के कुछ थी, तो वो कर सकते हैं कंटिन्यू, तो आचार्य विजय जी करेंगे। और नहीं तो फिर इस गैप को हम आगे पीछे कभी पूर्ण करेंगे, या तो 15 दिन के बाद जाके करेंगे। ठीक है आचार्य जी, ये अभी आपने पढ़ा, ये कहाँ पे था? अपने पीडीएफ में है? पीडीएफ में भी कुछ चीजें हैं और बाकी ग्रह नाम स्वरूप गुण भेदाध्याय जातक पारिजात का है। मैं उसके फोटो भेज दूंगा। मैंने उस दिन कहा भी था, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं वो तो हम पुस्तक ले लेंगे। इसका जातक पारिजात का पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो इसके दूसरे अध्याय में ये सारी बातें हैं। जातक पारिजात गुरुजी आप भेज हाँ भेज दूंगा मैं तो उसी दिन भेज देता। अच्छा। आप लोगों ने कहा कि नहीं हम सीधा किताब ले लेंगे, तो मैंने ठीक है चल ठीक रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद सर। विजय जी, विजय जी ध्वनि आ रही है आपका? जी हरिओम जी, अब आपकी जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से आप विचार कर लीजिएगा। जी जी, लाइट तो अभी खैर नहीं है और इसमें पीपीटी वगैरह भी ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा ऐसे तो जैसे मौखिक चर्चा यदि करना चाहें तो विषय के ऊपर हम कर सकते हैं। जैसे आज का विषय हमारा राजयोग और नाभस योग से संबंधित है। पूर्व के विषयों में अथवा आज के ही विषय में चर्चा करना है तो जैसे छात्र लोग चाहें वैसे चर्चा कर सकते हैं। आवाज सुन पा रहे हैं? सर आवाज आ रही सर जी। तो कैसे करना है? हमारा आज का विषय राजयोग और नाभस योग से संबंधित है, तो उसी पे चर्चा करें। क्योंकि अभी ना मैं वीडियो ऑन कर सकता हूँ ना उसमें पीपीटी उसमें ऑपरेट कर सकता हूँ, तो ऐसी स्थिति में कैसे कर सकते हैं? नहीं ना, मौखिक मुझे तो चलेगी। कल भी लगभग ऐसे ही होता था। बिल्कुल आंधी पानी सा माहौल कल भी लगभग इसी समय पर बना था और आज भी लगभग वही स्थिति है। तो आपने अभी मेरे यहाँ भी अनुभव किया होगा, बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी। तो हमारे यहाँ तो चलिए कुछ व्यवस्था थी जी। तो मौखिक चर्चा शुरू करते हैं। सभी लोग सहमत है ना? अनौपचारिक चर्चा ही इसको रख लेंगे, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। और कुछ विषय आप पॉइंट आउट करते चलिएगा जिनकी चर्चा हम कल पीपीटी में कर लेंगे, है ना? इससे क्या होगा कि कल जो विषय रहेगा उसमें इतना समय भी नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा हमने पढ़ा होगा सुना होगा तो ठीक है। तो विषय जो है हमारा वो है राजयोग और नाभस योग। तो दोनों के विषय में कभी सुना है क्या आपने, राजयोग और नाभस योग के बारे में?